विकास कुमार यादव आपका स्वागत करता हूं वीके पावर पॉइंट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। चलिए आज हम मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं, जिसको हम आव्यूह बोलते हैं। ये हमारा अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड है, जो यूपी बोर्ड में पॉलिटेक्निक इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा पर चलता है। ठीक है, तो चलिए हम पहले आव्यूह के बारे में बात करते हैं, आव्यूह के बारे में समझते हैं कैसा क्या है। उसके बाद छोटी छोटी चीज़ों को लेके हम इस छोटे से वीडियो में ही छोटी छोटी बातों को लेकर एक छोटे से वीडियो में समझाकर आप लोगों को बड़े रूप तक ले चलेंगे। और ज़्यादा नहीं, आप अगले वीडियो में देखिएगा, इसी से रिलेटेड ही सवाल होंगे, ना कि कहीं और बाहर से आए होंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम बात करते हैं स्तंभ आव्यूह की। ठीक है, तो पहले ये देखते हैं कि स्तंभ आव्यूह होता क्या है। हमारा स्तंभ आव्यूह होता क्या है? स्तंभ आव्यूह को हम वैसे क्या बोलते हैं? कॉलम। क्या? कॉलम आव्यूह। अब कॉलम आव्यूह भाई पहले देखते हैं कॉलम आव्यूह। कॉलम मीन्स क्या होता है? खंबा। यही होता है खंबा, मतलब जो सीधे खड़ा होगा उसको क्या बोलते हैं? कॉलम। क्या बोलते हैं? कॉलम। जो खड़ा होगा वो होगा हमारा कॉलम। मान लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हम देखते हैं। अब ये खड़ा, अब इधर से देखेंगे तो इसी में हमारा बन जाएगा एक रो, मतलब पंक्ति आव्यूह। क्या? पंक्ति आव्यूह। इनको डिफाइन कैसे करना है आप लोग ये समझिए। जो जब हम ऊपर की ओर जाके देखेंगे, अगर हमें दिखता है कि हमारी लाइनें इतनी हैं, मतलब पंक्तियां ऊपर से देखने पर, तो उतने ही हमारे कॉलम होते हैं। और अगर साइड से उनको देखने पर हमें जगह कुछ मिलती है तो उतनी हमारी क्या होती हैं? पंक्तियां। तो जो खंभे होते हैं, खंभों को हमें गिनना होता है। तो ये देखिए कि खंभे कितने हैं। अगर यहाँ पे कॉलम कितना आ रहा है हमारा, लगभग 3 कॉलम है। लगभग क्या, रियल में 3 कॉलम है। 1, अब इन पे ही लाइनें खड़ी है। ठीक है, अब आव्यूह अगर हम साइड से देखते हैं तो हमें बीच वाली लाइन दिखती है, इधर बीच वाली लाइन। तो पहली पंक्ति ये हो गई, दूसरी पंक्ति ये हो गई, तीसरी पंक्ति ये हो गई। ठीक है, अब इतना हो गया। अब ये देखते हैं, अब पहले मतलब देखते हैं आर और सी। कभी हम R1 C1 नाम सुने होंगे, R2 R3 C1 C2 C3। तो मीनिंग होती है कॉलम और रो। रो मीन्स पंक्ति और कॉलम मीन्स स्तंभ। तो सी का मतलब स्तंभ वाला हो गया और रो का मतलब पंक्ति वाला हो गया। ठीक है, वो हमारा आव्यूह चेंज करने पे या संक्रियाएं करने पर या सोपानक रूप पर ये हमारा R1 C1 का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये देखते हैं पंक्ति आव्यूह। ठीक है, पंक्ति। अब यहाँ पे मैट्रिक्स हम कैसे पता करेंगे कि इनकी कोड क्या है? आव्यूह के अंदर जितने भी अवयव दिए उनकी कोड क्या है और कितने अवयव है। तो हम ये लिखा होता है 3x3, 2x3 या 3x2 या 2x3, कुछ भी लिखा होता है। तो इन्हीं का गुणा करके तो पता कर लेते हैं कि 3x3 है। तो लगभग हमारे कितने अवयव होंगे आव्यूह के अंदर? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो अब ये देखते हैं कि ये 3 कॉलम का चिन्ह, कॉलम वाला पहले आता है कि पंक्ति वाला पहले आता है? कॉलम वाला पहले आता है कि पंक्ति वाला? तो अब ये तो तुम लोगों को पता ही होगा कि कॉलेज टाइम या स्कूल टाइम सबसे पहले पंक्ति लगाई जाती है, ना कि खंबे खड़े किए जाते हैं ना। पहले पंक्ति लगाई जाएगी, फिर बराबर बांटे जाते हैं। तो पहले हमारा पंक्ति वाला ही अच्छा रहेगा कि पंक्ति कितनी लगी है, उसके बाद कॉलम वाला आएगा। ठीक है, तो पंक्ति इंटू कॉलम होता है, पंक्ति इंटू कॉलम। तब हमारा आव्यूह के अवयव निकलते हैं। क्या निकलते हैं? आव्यूह के कुल अवयव। ठीक है, चलिए आव्यूह के कुल अवयव हम कैसे निकालेंगे? पंक्ति इंटू कॉलम। तो पंक्ति आव्यूह और स्तंभ आव्यूह हम लोग समझ चुके। ठीक है, तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं क्षैतिज आव्यूह क्या होता है। क्या क्षैतिज आव्यूह क्या होता है? ठीक है, क्षैतिज आव्यूह। अब आता है हॉरिजॉन्टल आव्यूह। क्या आता है? हॉरिजॉन्टल आव्यूह मतलब क्षैतिज आव्यूह, जिसको हम बोलते हैं क्या? क्षैतिज आव्यूह। अब क्षैतिज हमारा क्या होता है? और इसके बाद ऊर्ध्वाधर आव्यूह आता है। क्या आता है? ऊर्ध्वाधर आव्यूह। क्या आता है? ऊर्ध्वाधर आव्यूह। ठीक है,
अब दोनों में डिफाइन कैसे करते हैं, क्षैतिज अवयव और ऊर्ध्वाधर अवयव। अब क्षैतिज अवयव जो पड़ा होगा वो क्षैतिज अवयव और जो खड़ा होगा वो ऊर्ध्वाधर अवयव, ठीक है। तो अब बात करते हैं, अगर हमारा मैट्रिक्स दिया है 2/3 का, लिया 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 हमारी पंक्तियां, मतलब 2 पंक्तियां R और R1 R2, ठीक है। और कॉलम कितने हैं, 3, C1 C2 C3। तो ये हमारा जो क्षैतिज अवयव होगा उनमें पहले ये देखते हैं कि क्षैतिज अवयव हमारे कितने हैं। क्षैतिज अवयव 2 बन रहा है, मतलब 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ, क्या 2 पंक्तियां 3 स्तंभ। अभी इसी जगह ऊर्ध्वाधर अवयव होता तो हमारा कॉलम होता कि उसमें खड़ी लाइनें कम और बड़ी लाइनें ज्यादा। तो ऊर्ध्वाधर अवयव हो गया 1 2 3 4 5 6। अब इसमें ऊर्ध्वाधर अवयव तो खड़े हैं, तो खड़े क्या है 1 2, ठीक है। तो इनमें क्या बनेगा 3 × 2, मतलब 3 पंक्तियां 3 और स्तंभ 2 है तो 2, ठीक है। क्षैतिज अवयव ऊर्ध्वाधर अवयव आप समझ गए होंगे। ये अभी आपको नहीं ऐसा लग रहा है कि ये अभी बेकार की बातें हैं या सब नहीं, कुछ इसका मायने नहीं रखता, बट इसका बहुत बहुत रोल है। आप अगर इंटर में है तो इंटर के लिए भी बहुत अच्छा है, और अगर आप पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, बेटर है, सबसे बेटर है, ठीक है। तो चलिए, आप क्षैतिज अवयव और ऊर्ध्वाधर अवयव खत्म होता है। अब इसके बाद आता है वर्ग अवयव। क्या आता है, वर्ग अवयव। अब चाहेंगे नहीं, चलिए अब पढ़ते हैं वर्ग अवयव। ऊर्ध्वाधर हमारा क्षैतिज अवयव खत्म हो गया, आप पढ़ते हैं वर्ग अवयव, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। वर्ग अवयव का मतलब यही होता है कि जितनी हमारी पंक्तियां हो उतनी हमारे स्तंभ हो, क्या जितनी पंक्तियां उतने स्तंभ। मतलब अगर यहाँ पे पंक्ति 3 दी गई है तो स्तंभ भी हमारे कितने होंगे 3। अगर 4 दी गई है तो 4, 5 दी गई है तो 5। कुल मिला के हमें यही मालूम है n × n, जो कुछ भी संख्या दी गई हो, जितने स्तंभ होंगे उतने पंक्ति, जितनी पंक्ति होंगे उतने स्तंभ, वही हमारा कहलाता है वर्ग अवयव, n × n मैट्रिक्स, ठीक है। तो चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो पंक्ति हमारी 1 2 3 C1 C2 C3 R1 R2 R3, ठीक है, 3 × 3। अब इसी जगह 4/4 का हो सकता था। अब इसी में देखते हैं, कहते हैं मुख्य विकर्ण अवयव। क्या, मुख्य विकर्ण अवयव, मुख्य विकर्ण अवयव। हर एक में हम लोग 2 चीज डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। मुख्य विकर्ण अवयव, मुख्य विकर्ण अवयव क्या होता है, विकर्ण हम इसी को बोलते हैं, इसमें जो विकर्ण हो 1 5 9, तो इसमें मुख्य विकर्ण हमारे क्या है, मुख्य विकर्ण हमारे निकल गया 1 5 9, तो यही हमारे मुख्य विकर्ण हुए 1 5 9। अब इसी में आ जाता है कि मुख्य विकर्ण अवयव हो गया। अब इसमें अगर इकाई अवयव आ जाए, क्या इकाई अवयव, तो इकाई अवयव के बारे में भी हम थोड़ा ध्यान दे लेते हैं। इकाई अवयव, इकाई अवयव, इकाई अवयव मतलब होता है जो उसका विकर्ण हो वो 1 हो, क्या हो 1, मतलब 1 1 1 दिया हो, 1 1 1, बाकी सभी जगह क्या हो 0, क्या हो 0 हो। तो ये हमारा हुआ इकाई अवयव, मतलब उसके मुख्य विकर्ण में R1 क्या C1 में C2 में और R1 C1 R1 में 1 और C2 R2 में 1 और C3 और R3 में 1, ठीक है। तो वो मुख्य विकर्ण में 1 1 हो तो वो इकाई अवयव हो गया। अब इसी में आता है नल मैट्रिक्स हो गई, जिसमें जी शून्य अवयव हो, ठीक है। तो उसके बारे में चलो हम बाद में बात करते हैं। अब इकाई अवयव के बारे में ये बात करते हैं, अगर यहीं पे हमारा ये 0 ना होके, क्या 0 ना होके यहाँ पे कोई संख्या दे दी गई होती और ये नीचे वाले 0 होते, क्या ये नीचे वाले 0 होते, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, उच्च त्रिभुजी अवयव, क्या उच्च त्रिभुजी अवयव, ठीक है। इधर से हम डिफाइन करते हैं, ये देखते हैं कि 0 हमारे
कितना दूर पड़ रहे हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पे कुछ संख्या देने के बाद यहाँ पे 0 दिए होते ऊपर साइड, तो वो हमारे कहलाते हैं निम्न त्रिभुजी अवयव। क्या? निम्न त्रिभुजी अवयव, ठीक है। कुछ समझ में आ रहा है भाई लोग? ठीक है। उच्च त्रिभुजी अवयव समझ गए। अगर कि विकर्ण के नीचे की ओर दिए हो 0 0 तीनों अवयव शून्य हो तो उच्च त्रिभुजी अवयव। विकर्ण के नीचे यहाँ पे 4 भी 5 हो सकते, 6 हो सकते थे, ठीक है। विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य हो तो उच्च त्रिभुजी अवयव। विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य हो तो वो निम्न त्रिभुजी अवयव, ठीक है। चलिए और बात करते हैं हम अब विकर्ण अवयव। क्या? विकर्ण अवयव तो आप समझ ही चुके हैं कि विकर्ण अवयव यही है 1 2 विकर्ण। मुख्य विकर्ण भी उसी बोलते हैं और विकर्ण भी, ठीक है। अब मुख्य विकर्ण अवयव तो आप समझ गए, वर्ग अवयव भी समझ गए, अब इकाई अवयव भी समझ गए, उच्च त्रिभुजी अवयव और निम्न त्रिभुजी अवयव आप समझ गए, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं हम इकाई अवयव, ठीक है। इकाई अवयव के बारे में आप, अब हमारी यहाँ पे अभी 3/3 की मैट्रिक्स दी थी और शायद 2/2 की मैट्रिक्स दे दें, तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1, तो ये भी क्या हुआ? एक इकाई अवयव हुआ। और 2/2 में कोई कह देता हूँ मुख्य विकर्ण, तो यहाँ पे 1 2 0 0, तो ये क्या हो गया? हमारा मुख्य विकर्ण, ठीक है। तो किसी भी मैट्रिक्स में आप समझ सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए हमारे हिसाब से। अब बोल दे कि नल मैट्रिक्स आ गई। क्या? नल मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स क्या? नल मैट्रिक्स उसे ही बोलते हैं जहां पे चारों अवयव के चारों या अवयव के सभी अवयव शून्य, उसी को बोलते हैं नल मैट्रिक्स, ठीक है। तो दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। अब आता है हमारा उप अवयव। उप अवयव का मतलब यह होता है कि हम किसी अवयव के एक पंक्ति या एक स्तंभ या कोई अवयव उस अवयव से अलग कर दे। एक पंक्ति हटा देंगे, तो चलिए करके देख लेते हैं कि हमारा दिया था 1 2 3 4 5 6, ये हमारा एक ए अवयव दिया था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ए अवयव दिया 1 2 3 4 5 6। अब इसका अगर उप अवयव निकालेंगे तो एक तो निकाल दिया 1 2 4 5, और दूसरा अवयव हम जो निकालेंगे 3 और 6, यही होता है हमारा उप अवयव। कि किसी अवयव से कुछ उसके अवयव या कुछ पंक्ति, हम बीच वाली भी अलग कर सकते थे, पहली वाली भी, या ये पंक्ति अलग कर सकते थे, कुछ भी अलग कर दे उसके अवयव, तो वही कहलाते हैं हमारे उप अवयव। और समान अवयव का आप मतलब समझते हैं क्या होता है? मतलब जो अवयव इसमें दिया हो वही अवयव इसमें दिया हो। अब ये हम इतना मेट दें 1 2 4 5, ये ए है और ये बी है मान लिया, तो ए का अवयव भी देखो 1 4 2 5 1 4 2 5, तो यही हमारे दोनों क्या कहलाएंगे आपस में? समान अवयव। जो इक्वल पोजीशन हो वही समान अवयव कहलाता है ना, ठीक है। तो चलिए समान अवयव हो गया। अब अवयवों का योग। अवयवों का योग हमने आपको अभी एक पहला वीडियो जो बनाया था उसमें अवयवों का योग डायरेक्ट हमने बता दिया है a+b, या अवयवों का घटाना जो भी है a+b a-b। तो चलिए बात करते हैं अवयवों के योग के बारे में, ठीक है। चलिए क्रम विनिमय नियम के बारे में बात करते हैं। क्या? क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम, विनिमय नियम, इसमें क्या है? मतलब हम 5 + 2 जोड़े तो अब भी 7 आएगा, या 2 + 5 जोड़े तब भी 7 आएगा। तो मैट्रिक्स के बारे में इसी प्रकार बात करते हैं कि a+b = b+a, यही हमारा क्रम विनिमय नियम कहलाता है। क्या? क्रम विनिमय नियम यही कहलाता है कि हम अगर a+b जोड़े तो हमारा वही आंसर आएगा, और b+a जोड़े तो वही आंसर आएगा। यहीं पे आ जाता है हमारा एक साहचर्य नियम। क्या? साहचर्य नियम, इसी के माध्यम से, ठीक है। देखो गुणन में हमारा क्रम विनिमय नियम कभी फॉलो नहीं करता, मगर साहचर्य नियम गुणन में अवयवों के गुणन में फॉलो करता है, साहचर्य नियम, ठीक है। तो चलो साहचर्य नियम क्या होता है? होता है a+ कोष्टक में b+c इक्वल b+ या ऐसे a+b+c बाहर दिया हो, ठीक है। तो ये आपस में क्या होता है? मैच होता है a+b। पहले हम
बी प्लस सी का अवयव निकाल लेंगे, उसके बाद ए का अवयव जोड़ देंगे। और इसमें क्या है, ए प्लस बी का अवयव निकाल लेंगे और सी का अवयव जोड़ देंगे। एक उदाहरण लेके ऐसे देखते हैं कि कभी दिया 5 प्लस 2 प्लस 7, क्या 2 प्लस 7, उधर ए का मान हमारा कितना है 5 है, तो ए का मान हमने कितना रखा 5, प्लस बी का अवयव कितना है 2, और सी का अवयव कोष्टक बंद, और सी का अवयव क्या है 7। ठीक है, तो 5 तो वैसे का वैसे रहेगा, 7 प्लस 2 9 इक्वल टू 5 प्लस 2 इक्वल प्लस 7, कितना हो गया 14 हो गया ये 14। तो साहचर्य नियम का मतलब समझे कि अवयव हम किधर भी रखें बस रहे एक ही पोजीशन पे और क्या योग पे, तो साहचर्य नियम फॉलो करेगा, क्रम विनिमय नियम भी फॉलो करेगा और साहचर्य नियम भी मैट्रिक्स को फॉलो करेगा। कहां पर, केवल अवयवों के योग पर, कहां पर, अवयवों के योग पर। ठीक है, चलिए फ्रेंड, तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या लाइक नहीं किया तो आप लोग लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ऐसी वीडियो, धमाकेदार वीडियो आपको पर डे शाम को मिलती रहेंगी। अगर आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और पर डे वीडियो आपके यूट्यूब चैनल पर वीके पावर पॉइंट स्टडी पर मिलता रहेगा। चलिए बाय।